दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज इस बुलेटिन में बात होगी हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैकफुट पर आई बीजेपी सरकार की, यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के बढ़ते कदम की, बात होगी सम्मेद शिखर पर कांग्रेस के बड़े ऐलान की, सीडी मामले में फंसी बीजेपी की, जानेंगे यात्रा को लेकर क्या है नीतीश का बड़ा प्लान, बेरोजगारी को लेकर क्यों पवार के निशाने पर आई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जमीन में धंसते जोशी मठ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 सालों बाद भी जजों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष अदालत और सरकार के बीच नहीं बन पाई आम सहमति, संसदीय समिति ने जताई चिंता, कॉलेजियम से जुड़ा है मामला। त्रिपुरा के धर्मनगर से बीजेपी ने की रथ यात्रा की शुरुआत, अमित शाह ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी, बोले हमारी सरकार ने आतंकवाद किया खत्म। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर चुने गए कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया, हार के डर से बीजेपी ने नहीं उतारा उम्मीदवार। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट के साथ 60,353 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 51 अंकों की गिरावट के साथ 17,992 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हल्द्वानी मामले में बीजेपी सरकार को आज मुंह की खानी पड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है बल्कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर 50,000 लोगों को राहत दी है, तो वहीं राज्य की बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 8 जनवरी को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसी वन भूलपुरा बस्ती पर बुलडोजर चलाने का आदेश था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बस्ती को खाली कराने को लेकर लोगों में नाराजगी थी। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस मामले को लेकर हल्द्वानी में उपवास पर बैठे हैं। रावत ने कहा कि पुराने समय से रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना जरूरी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये विवादित इलाका 2.2 किलोमीटर में फैला है। इस इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर बसे हुए हैं। ये तीनों इलाके हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके का हिस्सा है। यहाँ 3 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, 1 पब्लिक हेल्थ सेंटर और 1 मंदिर बना है। हल्द्वानी में जिस जमीन को लेकर विवाद है उस पर 4,000 परिवार रहते हैं। रेलवे का कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं जो जमीन पर उनका दावा साबित करते हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि वो यहाँ पीढ़ियों से रहते हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे को जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हजारों लोगों को बेघर होने से बचा लिया। तो वहीं बीजेपी सरकार अब बैकफुट पर है। भारत जोड़ो यात्रा से भी बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी की अगुवाई में निकल रही यात्रा का आज यूपी में आखिरी दिन था। तो आज यात्रा में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा का आज यूपी में तीसरा और आखिरी दिन है। आज यात्रा हरियाणा में एंट्री लेने वाली है। आज हाड़ कपाने वाली ठंड में भी राहुल हाफ टी शर्ट में ही नजर आए। आज भी यात्रा में लोगों का हुजूम नजर आया। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत शामली जिले के एलम गांव से हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर आज पानीपत खटीमा हाईवे और कांधला कैराना मार्ग बंद है। भारत जोड़ो यात्रा पानीपत जिले में प्रवेश करने के बाद हाईवे को खोला जाएगा। शामली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए फूलों की 35 फुट लंबी माला तैयार कराई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक सैनी ने बताया कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर 35 फुट की माला तैयार की गई है। राहुल गांधी जब शामली पहुंचे तो उन्होंने जिडाना गांव में जाहिद हसन के परिवार से बातचीत की और परिवार का हालचाल जाना। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कांधला के लोग सड़क पर राहुल गांधी की झलक देखने को बेताब दिखाई दिए।
कांग्रेस ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा के कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं। कांग्रेस ने आज लिखा है कि उत्तर प्रदेश से उम्मीदों का तोहफा लेकर भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा की तरफ बढ़ रही है। सिर गिने नहीं जाते और सड़कें नजर नहीं आती, यही मोहब्बत है। राहुल की इस यात्रा ने देश की राजनीति में एक नई अलख जगा दी है। देश अब राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। राहुल गांधी अब हरियाणा में यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में भी यात्रा को लेकर बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। नींद तो आज कांग्रेस ने पीएम मोदी की उड़ा दी है। जैन समुदाय के विरोध प्रदर्शन को अब कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सम्मेलन शिखर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र से गजट अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड के श्री सम्मेलन शिखर जी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों को खजाना भरने का माध्यम बनाना चाहती है, जिनमें सम्मेलन शिखर जी, पलिताना की शत्रुंजय पहाड़ियों, गिरनार पर्वत शामिल है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस जैन समुदाय के साथ खड़ी है। मोदी सरकार किसी षड्यंत्र की वजह से जैन समुदाय की न केवल को अनसुना कर रही है, लेकिन उनको कमजोर करने की एक साजिश कर रही है। उनके पुराने प्राचीन तीर्थ स्थान वो छीने जा रहे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है इस समुदाय को। हम कांग्रेस पार्टी जैन समुदाय की इस मांग में उनके साथ खड़े हैं, उनके इस अहिंसक आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक ऋषि ने, एक मुनि ने अपने समाधि ली इसी मांग को करते हुए। हम पूरे समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लें और सम्मेलन शिखर जी का जो स्थान है जैनियों के मन में, उसका आदर करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लें। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हमारे सबसे बड़े तीर्थ सम्मेलन शिखर जी पर बीजेपी के कारण संकट छा गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि संकट होने के बावजूद उस पर पीएम मोदी और बीजेपी के किसी नेता की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 2018 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। उस समय इनके मन में आया कि कैसे साजिश रचकर एक पवित्र स्थल को पर्यटन केंद्र बनाते हुए उसे आर्थिक लाभ का माध्यम बनाए। 2019 में ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। जब ये कदम उठाया गया तब जैन समाज के किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं की गई। अब जैन समुदाय को कांग्रेस का साथ मिल गया है। इससे साफ है कि अब बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सम्मेलन शिखर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जैन समुदाय में बीजेपी को लेकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इधर एमपी में भी सीडी मामला शिवराज सरकार पर भारी नजर आ रहा है। सीडी मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष के बयान ने बीजेपी और संघ नेताओं की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है सीडी का मामला जिससे परेशानी में फंस सकती है शिवराज सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ पर नए साल का जश्न मनाना भारी पड़ गया। उनका हवा में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन इससे विपक्षी दल कांग्रेस नाराज हो गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायक पर बिना कसूर एफआईआर दर्ज करा दी गई। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। गलत काम तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी और संघ से जुड़े बड़े नेताओं की अश्लील सीडी है। ये सीडी उनके पास एक मित्र के जरिए आई है, लेकिन राजनीति में वो इस तरह के चरित्र हनन की कोशिश नहीं करते। अगर बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को ये सीडी देखनी है तो मेरे घर आए, उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा और उनके नेताओं की करतूत दिखाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष चाहे तो सीडी की कॉपी भी घर ले जाएं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को चुनौती दी है कि सरकार अगर वीडियो के आधार पर एफआईआर कर रही है तो अपने लोगों पर भी करे। डॉक्टर गोविंद सिंह के दावे से अब पूर्व सीएम कमलनाथ के पुराने बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हनी ट्रैप से जुड़ा एक पेन ड्राइव उनके पास है, जिसमें बीजेपी और संघ के कई नेताओं की अश्लील फिल्म है। पूर्व सीएम के दावे के बाद पिछले साल 2 जून को पुलिस कमलनाथ के आवास पर पेन ड्राइव मांगने पहुंच गई थी, लेकिन कमलनाथ अपने बयान से पलट गए थे और साफ कह दिया था कि उनके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी नेताओं के वीडियो वायरल हो सकते हैं, जिससे बीजेपी चुनावों में पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगी। वैसे दबाव में तो बीजेपी अभी से दिख रही है, जिस कारण वो सीडी को अभी ही सार्वजनिक करने की चुनौती विपक्ष के नेता को दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही हार से डरी हुई है। ऐसे में अब सीडी मामले ने शिवराज सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इधर बिहार में भी यात्राओं का दौर चल निकला है।
राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो अब सीएम नीतीश भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 2024 में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं। एनडीए छोड़ने के बाद से ही बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में जुटी है। शराबबंदी का मामला हो या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हर मुद्दे को बीजेपी जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इसी कोशिश का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के दरू आबारी गांव से समाधान यात्रा की शुरुआत की। समाधान यात्रा का पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान नीतीश कुमार की यात्रा 18 जिलों से होकर निकलेगी। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सरकारी कामकाज का जायजा लेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। कोशिश 2024 के चुनाव से पहले सीधे जनता से जुड़ने की है। जेडीयू ने बताया कि यात्रा में नीतीश कुमार की कोई भी सभा नहीं होगी, किसी प्रकार का वो भाषण भी नहीं देंगे, सिर्फ लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही समाधान की कोशिश करेंगे। इसलिए इस यात्रा का नाम समाधान यात्रा रखा गया है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की ये 14वीं यात्रा है। इस बीच नीतीश कुमार ने ऐसा संकेत भी दिया जिससे बीजेपी को परेशानी हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने यात्रा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि वो पहले अपने राज्य में जो काम किया है उसको देख रहे हैं, कहीं अगर कमी दिखाई देगी तो उसे पूरा करवा देंगे। पहले ये यात्रा कर लें, उसके बाद विधानसभा का सत्र चलेगा, उसको कर लेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश ने पूरे देश की यात्रा पर निकलने का संकेत भी दिया, लेकिन ये यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अलग होगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए यात्रा पर निकल सकते हैं। क्या बिहार में नीतीश की यात्रा महागठबंधन को मजबूती देगी? ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इधर देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बार फिर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या कहा है शरद पवार ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि बेरोजगारी दर 8.3% पर पहुंच गई थी। और इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की सारी पोल खोल दी। साथ ही विपक्ष के हाथ में सरकार को घेरने के लिए मुद्दा थमा दिया। जहां पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी दर को लेकर सरकार को घेरा था, तो अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी सरकार को घेर लिया है। बेरोजगारी को लेकर देश के दिग्गज नेता शरद पवार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इसे लेकर केंद्र और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकारों को आड़े हाथों लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, बेरोजगारी के कारण सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। शादी योग्य युवकों को नौकरी नहीं होने के कारण दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। इतना ही नहीं, पवार ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों की ओर से ध्यान हटाने के लिए समुदायों के बीच दरार पैदा की जा रही है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा, आज का युवा शिक्षित है और उसे नौकरी मांगने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उद्योग महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, मौजूदा उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी सरकार जितना भी इस मुद्दे से भाग रही है, विपक्ष उतना ही इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार की पोल खोल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक अपनी खामियों पर पर्दा डालती है। बुलेटिन के आखिर में बात जमीन में धंसते जोशीमठ की। उत्तराखंड के चमोली जिले में जमीन और पहाड़ धंस रहे हैं। जोशीमठ में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। 561 घरों में दरारें आ गई हैं, जबकि 66 से ज्यादा परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जोशीमठ में बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में मशाल है और वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह है आशियानों पर आया संकट। ये मुश्किल किसी शख्स से नहीं बल्कि रहस्यमयी दरारें और आवाजों से है। दरअसल जोशीमठ में पिछले कई दिनों से जमीन धंसने की समस्या आ रही है। यहाँ लगभग 500 से अधिक घरों और होटलों के अलावा खेतों में भी दरारें देखने को मिली हैं। जमीन के अंदर से ऐसा पानी निकल रहा है जैसे वहाँ बहुत बारिश हुई हो। इसी के साथ ही आधी रात को जमीन के नीचे से आ रही रहस्यमयी आवाजें सुनने के बाद लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि अब सैकड़ों लोगों ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जमीन धंसने की समस्या को देखते हुए लोग इसके अस्तित्व पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। लोगों ने सरकार से जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने की अपील की है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। जनता के इस प्रदर्शन के बीच प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हालात को देखते हुए मारवाड़ी इलाके की एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी कॉलोनी को खाली करा लिया गया है। इसके अलग अलग एरिया से लोग सुरक्षित ठिकानों के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सर्वेक्षण का कार्य लगातार चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ शहर को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब जहां सरकार राहत देने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार पर लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार जब वो लोग देहरादून में सीएम से
मिले थे तो क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी भी उनके साथ थे। सीएम ने 1 मिनट से भी कम समय में उनकी आधी अधूरी बात सुनकर मुख्य सचिव से बात करने को कहा। ये क्षेत्रीय जनता के साथ विधायक का भी अपमान है। इस घटना को लेकर अब बीजेपी सरकार सवालों के कटघरे में है। ऐसे में देखना होगा कि वो देवभूमि को कैसे बचाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना।